नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे बोधी ट्री मल्टीमीडिया के सीनियर डायरेक्टर मौलिक टोलिया से, जो एक मल्टीमीडिया कंपनी और तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काम करती है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी। निफ्टी नीचे से करीब 100-125 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक 400 अंक सुधरा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी ने भरा सबसे ज्यादा जोश, लेकिन मिड कैप में थोड़ी सुस्ती। मेटल शेयर्स में आज खरीदारी का मूड। 1% से ज्यादा चढ़े हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर। ऑटो और एफएमसीजी में भी रिकवरी, लेकिन आईटी कंपनियों में बिकवाली कायम। ऑफर फॉर सेल खुलने से 5% टूटा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर। सरकार 6.6% के डिस्काउंट पर बेच रही है 3.5% तक हिस्सेदारी। और सरकार के बायोफ्यूल एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव से शुगर की मिठास बढ़ी। धामपुर, उत्तम, मवाना और सिंभावली शुगर में 3 से 5% का उछाल। बलरामपुर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी रौनक। लो लेवल से मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी इस समय करीब 25 पॉइंट ऊपर है। तो आप कहेंगे 25 बहुत थोड़ा है, लेकिन आप नीचे से देखिए, जहां पे आपको चार्ट में रेड लाइन दिख रही है, वहां से रिकवर किया। तो अच्छी खासी 100 पॉइंट के आसपास की आप रिकवरी यहां पे देख रहे हैं मार्केट में। और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट की बढ़त है इस वक्त, उसमें भी एक बेहतरीन रिकवरी यहां पे देखने को मिली। हालांकि मिड कैप अभी थोड़ा लगा, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी देखिए आप कितना बढ़िया रिकवरी, 400 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली यहां से। क्योंकि निचले स्तर शुरुआत जब खुली तो कमजोर थे, फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, लेकिन अब फाइनली अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो ऊपर की तरफ। लेकिन मिड कैप लेगार्ड है आज। आपको याद होगा 10:30 बजे हमने आपसे एक बात कही थी कि एडवांस डिक्लाइन पे ध्यान रखिएगा, और इस वक्त एकदम फ्लैट। 1412 बढ़ने वाले, 1427 गिरने वाले, 1:1। ये देखिए, अब वो मैंने आपसे कहा था कि जब वो हरी और लाल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वो किस कर रही है, बिल्कुल क्रॉस करने वाली है। ये संकेत अच्छा नहीं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में फिर बाइंग नहीं है। ये बड़े स्टॉक्स में, इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स में तेजी है, जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर आए हैं, लेकिन मिड कैप में रौनक नहीं बनती हुई दिख रही है। तो ऐसे में बाजार का रुख क्या है? जैसे आज एक्सपायरी का दिन है, इसलिए काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक क्विक कमेंट गावा जी से लेते हैं। गावा सर, क्या हो रहा है आज मार्केट में, और आप इस समय क्या अप्रोच रख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? हाँ, इतना है कि एक्सपायरी रिलेटेड मूव है। लोअर लेवल में सपोर्ट है 17,100 के आसपास, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी में 40,100 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। निफ्टी शायद 17,250 भी जा सकता है। वहां पर एक अपर एंड ऑफ द रेंज बना है, वहां पर जाता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन लगता है कि शायद एक अप मूव मिल सकता है। 17,150, 17,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। 17,050 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। गवा सर, किधर साइड का ज्यादा संभावना बन रही है? अपसाइड, डाउनसाइड, क्योंकि कल का और आज का रेंज देखता हूं। हाँ। तो लगता है 17,120 स्पॉट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो बीच नहीं हो, तो उसके ऊपर ही रहा है आज ट्रेड। मतलब आज खुला नीचे, लेकिन जब भी कोई करेक्शन उतनी है, ज्यादा नहीं है, 17,120। अच्छा गावा सर, ये बताइए कि जो इस तरह की जो बहुत सारी खबरें होती है, ये सब चार्ट में दिख जाती है? कैसा दिख रहा है? ये सब खबर डाइजेस्ट हो गई क्या चार्ट में? वो कैंडल बन गया लगता है, तो डाइजेस्ट हो गई। अगर आज होना था तो आज ही गिरना था, आज नहीं गिरा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ है। हो सकता है ये एफएनओ वीकली एक्सपायरी रिलेटेड मूव, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। हाँ, अगर मंथली एक्सपायरी होता तो शायद बोलता कि ये है, लेकिन लगता है कि इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ है। लोअर लेवल्स पे 2 जगह पे सपोर्ट है निफ्टी में, एक तो है 17,000, दूसरा है 17,100 के आसपास। तो हायर बॉटम्स बन रहे हैं, वो एक संकेत दे रहा है कि देयर इज सम स्ट्रेंथ। हाँ, अपर रीजन में 17,300 भी जा सकता है, वहां पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन आज के लिए नहीं, वो कल परसों के लिए हो सकता है। 300 से 400 का जोन है, लेकिन आज के लिए 17,250 ठीक नजर आता है। गावा सर, एक स्टॉक पे जरूर मैं आपसे राय लूंगा, उसका नाम है बलरामपुर चीनी जी। टॉप गेनर इस समय 378.65 फ्यूचर्स में। बढ़िया लगता है मुझे इसका जो सेटअप है, 3-4 दिन जो मूव बना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो बढ़िया लगता है। ट्रेड करें 375 के आसपास बलरामपुर चीनी। पॉसिबल है कि 390 जोन देखेंगे, आते 2-4 दिन लग सकते हैं उसके लिए। टॉप होगा 365 बलरामपुर चीनी। 365 के स्टॉप लगाइए, 390 का टारगेट 2-3 दिन में बलरामपुर चीनी में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, अब आज की कंपनी के बारे में हम बातचीत करेंगे, और कंपनी का नाम है बोधी ट्री मल्टीमीडिया। कंपनी कई सारे
फिक्शन और इस तरीके के जो मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स है उससे जुड़ी हुई है। कंपनी ओटीटी के लिए, टेलीविज़न के लिए कंटेंट बनाने का काम करती है और मल्टीपल लैंग्वेज में, कम से कम 5 से ज़्यादा भाषाओं में कंटेंट तैयार करती है। और बड़ी बड़ी जो मीडिया हाउसेस हैं वो उसके क्लाइंट हैं, जिसमें सन स्टार, सोनी और ओटीटी के प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, वूट, डिज्नी, हॉटस्टार, ये सारे उसके क्लाइंट हैं जिनके लिए कामकाज करती है। इसी भी कंपनी से हम बातचीत करेंगे और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को समझेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सीनियर डायरेक्टर मौलिक तोलिया जी। मौलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नमस्ते सर। जी सर, पहले तो बस हमारे दर्शकों को एक ब्रीफली समझाइए कि आप लोग क्या क्या काम करते हैं सर। सर ये कंपनी 10 साल पुरानी है अभी, और प्राइमरीली हमने शुरू किया था टेलीविजन प्रोडक्शन से, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेलीविजन प्रोडक्शन ही ज्यादा था। तो एक टीवी का हमारा वर्टिकल है, और टीवी में 2 बाइफर्केशंस है। वन इज द हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट वर्टिकल जो हम बोलते हैं, विच इज प्राइमरीली फॉर चैनल्स लाइक जी, सोनी, स्टार, जो हिंदी में ऑपरेट करते हैं। और एक रीजनल टेलीविजन का वर्टिकल है, विच इज एसेंशियली फॉर रीजनल कंटेंट। जैसे आपने कहा कि हम लोग 5 लैंग्वेजेस से ज्यादा में ऑपरेट करते हैं, तो तमिल हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया। सो ऑल दीज लैंग्वेजेस आर व्हाट वी ऑपरेट ऑन। सो वो हो गया टीवी पार्ट का। अभी 5 साल पहले ओटीटी का काफी बूम शुरू हुआ था। तो उस चक्कर में क्या हमारा जो स्पेशलाइजेशन ज्यादातर था वो ज्यादातर यूथ और जिसको आप बोलते हैं डिफरेंशिएटेड कंटेंट में था। तो वी स्टार्टेड आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ ओटीटी कंटेंट, वेब शोज टू डू। सो उसमें भी हमने अभी तक अबाउट 8 से 10 वेब शोज बना चुके हैं हम लोग, फॉर ऑल द क्लाइंट्स। लाइक वूट के साथ हमने काफी काम किया है। नेटफ्लिक्स का एक अभी हमारा एक शो आया है कॉल्ड द क्लास, विच इज डन रियली रियली वेल। इट्स अमंग द ग्लोबल टॉप 10, जहाँ पे वो फीचर हुआ है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इंटरनेशनली इट इज डूइंग रियली रियली वेल। इसका नाम क्लास है मौलिक जी, क्लास नाम है इसका ना? क्लास ऑन नेटफ्लिक्स, वो 3 फरवरी को रिलीज हुआ था। मैंने 2-3 एपिसोड देखे हैं इसके, अभी मैं पूरा नहीं देख पाया हूँ। मैं कंप्लीट करूंगा। बट वो 30 कंट्रीज में टॉप नंबर 1 पे आया हुआ है, फीचर हुआ, नॉट जस्ट इन इंडिया। सो उससे काफी हमको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। ओके, तो ओटीटी, अच्छा ओटीटी तो खैर अब लीड लेता हुआ दिख रहा है, ऐसा ट्रेंड है क्या? क्योंकि मैंने एक डेटा पढ़ा था कि जिसमें ये बता रहे थे कि जो टेलीविज़न सब्सक्रिप्शन है उसके लगभग आधे के बराबर ओटीटी का सब्सक्रिप्शन पहुंच गया है। तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है ओटीटी। लेकिन टेलीविजन का अभी इंडिया इज द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड where television penetration is still increasing, so it's still growing at 5%, क्योंकि रूरल एरियाज में अभी तक टेलीविजन पेनिट्रेशन हुआ नहीं है। whereas OTT तो का तो बूम हो ही रहा है, और इनफैक्ट ज्यादा होगा with 5G coming in. So as far as we are concerned, both the markets are equally important right now, क्योंकि टीवी का भी बहुत सारा कंटेंट वो अल्टीमेटली OTT प्लेटफॉर्म पे ही जाता है। सो अल्टीमेटली इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म, वेदर आप टीवी पे देख रहे हो या फिर आप अपने मोबाइल या ऐप पे देख रहे हो, कंटेंट तो वही है ना। इट्स जस्ट ऑडियंसेस जो है, जैसे कि क्लास इज अ वेरी डिफरेंट ऑडियंस, और अगर हम लोग जी टीवी में से या डेली सोप बना रहे हैं तो उसका जो ऑडियंस होता है वो अलग होता है। अभी वो कहाँ देखते हैं वो सारा अभी ओवर द नेक्स्ट 8-10 ईयर्स वो पूरा मर्ज हो जाएगा। तो मौलिक जी, आपने प्रोडक्शन किया और बना के उनको दे दिया, अब वो ओटीटी वालों का या जीसी वालों का है, वो कैसे चलाएं? आपका रिश्ता सिर्फ ये है कि आप बना के उनको दे देते हैं, राइट सर? हाँ, हमारा वी वर्क मोर लाइक अ सर्विस कंपनी। सो वेयर वी गो टू देम विद अ कॉन्सेप्ट, या वो हमारे पास आते हैं कि हमें ये बना के आप दीजिए, हम लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं एंड देन वी डिलीवर इट टू देम। तो इसमें बनाने में सिर्फ प्रोडक्शन का काम आपका है, मतलब शूट करना प्रोडक्शन, या फिर आप इसका आइडिएशन भी करते हैं, कंटेंट तय करते हैं, सब कुछ आप करते हैं? एवरीथिंग। हम लोग एक 1 लाइन की जो कॉन्सेप्ट होती है, सो समटाइम्स दे जस्ट गिव अस अ ब्रीफ या इनसाइट, इस पे हमें शो बनाना है, दिल्ली के यूथ पे हमें एक शो बनाना है। फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्टिंग से लेके, कास्टिंग से लेके, प्रोडक्शन से लेके, पोस्ट प्रोडक्शन, उनको बेसिकली हम लोग फिनिश टेप दे देते एट द एंड ऑफ इट। सो कॉन्सेप्ट से लेके फिनिश टेप तक सब हम लोग करते हैं। तो मतलब मैं आपके पास एक लाइन लेके आऊँ कि मुझे पॉलिटिक्स पे एक शो बनाना, तो आप मुझे एक सीडी दे देंगे, ये ले जाओ, चलाओ जाके, ऐसा? हाँ, अल्टीमेटली वही। वेरी नाइस। तो मौलिक सर, ये बताइए कि फिर आपके फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसे होते हैं? ऑन गोइंग है या वन गो में हमने बना के दे दिया, इतना पैसा आप मुझे दीजिए, बाकी आपको जो कमाना, जैसे कमाना वो करिए आप? वो थोड़ा फाइनेंशियल समझाइए इसके।
तो कॉन्ट्रैक्चुअली उसमें दो चीजें होती है इन मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। एक तो होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट उनसे ले लिया, से 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसमें आपका एक परसेंटेज बिल्ट इन होता है, विच इज योर प्रोडक्शन सर्विस फी जिसको हम बोलते हैं, विच इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट, और वो वेरी करता है फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। दूसरा जो होता है इज ऑल्सो what we call an incentive. So if your show does really well and it crosses a certain threshold, so then you also start getting incentives from the broadcaster or the OTT platform, depending on the performance of the show. So एक वो performance linkage भी होता है, क्योंकि these are long term projects ना। अगर आप एक टीवी शो भी बना रहे हो तो वो 10 साल भी चल सकता है, 15 साल भी चल सकता है। एक वेब शो बना रहे हो उसके 7-8 सीजन्स भी आ सकते हैं। तो these relationships are primarily extremely long term relationships. ओके सर, आप कितना मार्जिन लेके चलते हैं, क्योंकि आपके इसमें वेरिएशन बहुत होगा कॉस्ट में ना, जैसे कास्टिंग करने में अलग अलग स्टार कास्ट हो रही है या शूट की लोकेशंस बहुत डिफरेंट हो रही हैं, तो ठीक है आप उसकी प्राइसिंग भी उसी लेवल पे कोट करते होंगे, उनको बताते होंगे कितना पैसा लगे, तो वो मुझे थोड़ा मार्जिन समझिए, किस मार्जिन पे आप लोग काम करते हैं? सर वो वेरी होता है मार्जिन। इट कैन बी एज लेस, आई मीन मिनिमम 10% तो होता ही है। देन डिपेंडिंग ऑन हाउ मच प्रीमियम दैट यू आर काइंड ऑफ गेटिंग इन ऑन टू द शो का क्वालिटी क्या है, कितना टाइम लगेगा वो शो बनाने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि वो दैट मार्जिन कैन गो अप टू 20% एज वेल, 25% एज वेल। इट्स अ नेगोशिएशन थिंग। ओके, तो ज़्यादा डेली सोप वाले में है या OTT वाले में, जिसमें आपने वन गो में बना के दे दिया? नहीं सर, वो इट वेरीज ऑन द नेचर ऑफ द शो। टीवी शोज ऑल्सो कैन गिव यू अ वेरी गुड मार्जिन, बिकॉज टीवी शोज में यही होता है कि आपके जो amortizations होते हैं दे गेट डन फास्टर, एंड द शो देन रन्स इन, योर amortized कॉस्ट बिकम्स लेसर एंड लेसर ना, लाइक जैसे रनिंग अ फैक्ट्री होता है। तो उसके अपने एडवांटेजेस है, और वेब के भी अपने एडवांटेजेस है, जहाँ पे आपने एक बना दिया और लेकिन उसके बाद आप मल्टीपल सीजन्स उसके बना रहे हो। तो दोनों का अपना अपना एक अलग थोड़ा सा बिजनेस मॉडल बनता है। ओके सर, एक पहले कॉन्सेप्ट होता था, मुझे अभी आइडिया नहीं कि अब अभी वो है, कि एक कमीशन्ड प्रोग्राम होता था और एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता था। पता नहीं आजकल वो कॉन्सेप्ट बचा है कि नहीं बचा है, आप लोगों का क्या है उसमें राय, कि वो जो कॉन्सेप्ट थे पहले? थर्ड कैटेगरी है, लाइक जब भी मैंने अपना करियर शुरू किया था, हाँ इट टू बी प्राइमरली दूरदर्शन और कुछ साउथ के नेटवर्क्स करते थे, वेयर यू वुड बाय अ स्पॉट और फिर आप उसका एडवर्टाइजिंग बेच के आप पैसा बनाते थे उसका। हाँ हाँ। अभी तो बिकॉज अभी तो वो मॉडल मोर और लेस अभी ज्यादा यूज नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में, ज्यादातर कमीशनिंग ही हो रही है। ओके ओके मौलिक सर, GEC इंडस्ट्री जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। उसका कारण शायद ये हो सकता है कि बहुत सारा कंटेंट जो है इंपोर्ट हो रहा है और वो ट्रांसलेट होके चल रहा है। वो वाला काम भी आप लोग करते हैं क्या? हाँ, जैसे कि ये जो हमने अभी क्लास, ये जो शो हमने बनाया है नेटफ्लिक्स के लिए, हाँ। that is an adaptation of their Spanish show called Elite, which is done really well in a lot of countries, Spanish show। तो ये उसका ही अडेप्टेशन है जो हमने क्रिएट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी और भी शोज हैं हमने पास्ट में जो हमने इंटरनेशनल अडेप्टेशंस के राइट्स लेके हमने किए हुए हैं। वो भी काफी ट्रेंड है अभी की रीजनल कंटेंट, जैसे कि बंगाल में एक शो बहुत अच्छा चला से एक चैनल का, तो उसको हमने मल्टीपल लैंग्वेजेस में बना दिया। जैसे कि एक अभी हम लोग जी पे बना रहे एक शो अपराजिता, तो मैं हूँ अपराजिता, जो श्वेता तिवारी स्टारर है, जो अभी जी में आ रहा है 7 बजे। तो उसका है कन्नड़ एक शो था जो कि काफी अच्छा चला जी के लिए, तो उसका हमने एक हिंदी अडेप्टेशन बनाया हुआ है। तो वो काफी कंटेंट अडेप्टेशंस, बिकॉज वो ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, काफी चलता है ये सब। ओके जो जब आप मल्टीपल लैंग्वेज में कर, जैसे मान लीजिए एक कंटेंट आपने हिंदी में बनाया और वो बहुत चल गया, तो उसकी डिमांड आई इसको और 3-4 लैंग्वेजेस में बनाइए, उसकी प्राइसिंग और ओरिजिनल की प्राइसिंग में फ़र्क होता है? वो मार्केट्स पे डिपेंडेंट होता है, बिकॉज रीजनल कंटेंट जो है वो अलग अलग मार्केट्स में उसका अलग अलग प्राइसिंग होता है। हिंदी ऑब्वियसली कमांड्स द बिगेस्ट प्राइसेस, और देन उसके बाद तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, दीज आर द बिगर मार्केट्स। सो उनका अपने हिसाब से प्राइसिंग होता है कंटेंट का। ओके बोलिए, आप लोग फिल्म प्रोडक्शन भी करते हैं बड़ी वाली? और फिल्म प्रोडक्शन इज अ रीसेंट वर्टिकल, नाउ वी आर प्लानिंग टू गेट इनटू इट, तो उसका हमारा वर्किंग चल रहा है, तो विल बी कमिंग आउट विद सम अनाउंसमेंट्स ऑन दैट एज वेल। ओके, और खुद का भी OTT हो सकता है?
अभी ओटीटी का मतलब वैल्यू चेन कंप्लीट करें आप। आपने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि मेरे को इस अंडरवर्ल्ड पे एक बनानी है, फिल्म बनानी है, सीरीज बनानी है, तो कॉन्सेप्ट से लेकर के ओटीटी तक मेरा ये सब कुछ, पूरी वैल्यू चेन बैकवर्ड। वो हो सकती है अगर आपका कंटेंट नीश कंटेंट हो, या अभी जैसे कि आप एक नया कॉन्सेप्ट आया विच इज लाइक एन ओटीटी विद इन एन ओटीटी। जैसे कि आप अमेजोन के पास जाओगे, बोलोगे कि आप हमें इतना स्पेस आपके उसमें एक प्लेस दे दो, तो वैसी चीजें हम लोग फ्यूचर में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन टू compete with say Amazon, Netflix, Hotstar, it's more viable to work with them and keep growing the business. तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओटीटी का जो बिजनेस है या जीसी का जो प्लेटफॉर्म बिजनेस रादर, उसको ब्रॉडर उसमें कहें, उससे ज़्यादा फायदा प्रोडक्शन हाउस बने रहने में है। बनाया दिया अपना, आपका कैसे चलेगा आप देखो, या वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है इसलिए आप उसमें जाने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं? नहीं, उसकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स है, हाँ वो ज़्यादा है, वो काफी है ना। मतलब यू आर लुकिंग एट ऑलमोस्ट more than tens of thousands of crores, the way that the content market is right now ना। आज एक फिल्म बनाने अगर आप एक कोई भी आप फिल्म बनाते हो, अगर बड़ी स्केल की, 400-500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स पे बनती है, तो फ्यूचर यही होगा कि एज अ प्रोडक्शन कंपनी वी रिटेन सम आईपी, और किसी के साथ वन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स के साथ हम टाई अप कर ले और आईपी का हम एक्सप्लॉयटेशन करें और उनको भी कुछ राइट्स मिले, तो वैसी सब चीजें हो सकती है कि जैसे अपलॉज कर रहा है। देयर आर ऑल दोस कंटेंट, दोस आर मॉडल्स दैट विल बी एक्सप्लोर्ड। परफेक्ट। मौलिक सर, एक लास्ट सवाल, जो जैसे हर बिजनेस में एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग पैरामीटर्स पे, कि जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मेरा प्रोडक्ट है, उसका रिस्क क्या है, डाउन साइड क्या है। तो चूंकि आपकी इंडस्ट्री तो बहुत ही सब्जेक्टिव है, बहुत ही सब्जेक्टिव है ना, कि क्या बना है, फिर कैसे चलेगा पता नहीं, किसी को आइडिया नहीं होता, हर आदमी बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो अब जैसे आपने कहा कि फिल्म बनाया 2000, 500, 400, 300, कुछ भी पैसा लग सकता है करोड़ों में, तो उसका रिस्क कैसे हेज करते हैं आप लोग? उसका रिस्क हम डाइवर्सिफिकेशन से हेज करते हैं, कि जैसे कि हमारा एक फोकस नहीं, आई मीन एक एरिया जो है वो एक वर्टिकल पे हम लोग काम नहीं करते, हम मल्टीपल लैंग्वेजेस कर रहे हैं, हम मल्टीपल जॉनर्स कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने स्पेसिफिक वर्टिकल डिविजन्स बनाए कंपनी के अंडर, जिसमें कि एक डिवीजन सिर्फ यूथ कंटेंट कर रहा है, एक डिवीजन जो है वो माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल पे करेगा, एक कंटेंट डिवीजन है जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज और उस पे फोकस कर रहा है। सो वैसे अगर करेंगे तो आपका वो मार्केट स्कोप भी बढ़ता है, और आप एक डिवीजन या एक टाइप के कंटेंट पे आप डिपेंडेंट नहीं रहते हो। आप ultimately it's like running multiple production house, like creating a super production house where multiple production companies, in a way multiple showrunners are working in your what do you say, in your gamut. So that is the way of hedging risk. ओके, ये मल्टीपल, हाँ, डाइवर्सिफाई कर दिया तो रिस्क थोड़ा कम हो गया। सर लास्टली, कोई बड़े लाइनअप आप जिक्र करना चाहें जो बड़े प्लेयर्स के लिए आप लोग बना रहे हो? नहीं, अभी obviously because of confidentiality reasons, but there are multiple shows right now जो कि under development है, under production है for most of the big platforms right now and broadcasters. ओके, बड़े ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी के लिए बड़े सीरियल्स और बड़े प्रोग्राम्स आ सकते हैं बोधी ट्री के प्रोडक्शन हाउस से। मौलिक सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और एक बढ़िया इंसाइट देने के लिए। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ये बात थैंक यू सो मच नीरज, डेफिनेटली पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बोधी ट्री कंसल्टिंग, बोधी ट्री मल्टीमीडिया एक ज़बरदस्त कंपनी, और इन्होंने अभी बताया कि कैसे कैसे ये बिज़नेस अपना रन कर रहे हैं और कैसे ये पूरी जीसी की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है इंडिया के अंदर। इसलिए मैंने ओटीटी का भी सवाल स्पेशली पूछा कि आप क्यों नहीं खुद करते, तो उन्होंने बताया कि वो एक बड़ा बिजनेस है और उसके लिए जाने में बहुत सारे रिस्क भी हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की बातचीत। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था
और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक मेगा फुटवेयर कंपनी के बारे में, यानी कि बाटा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि बाटा शायद इंडियन ब्रांड है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड नहीं है। वो एक चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है। बाटा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थॉमस बाटा ने शुरू की थी, 130 साल पुरानी कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जब एक बारी थॉमस बाटा साहब इंडिया में आए थे अपना रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए। इसमें रबर, लेदर जैसी कुछ चीज़ें थी जिसको वो सोर्स करने के लिए इंडिया आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े जत्थे को बिना फुटवेयर के इंडिया में देखा था, तो उनको एक आइडिया आया कि यहाँ पर भी बड़ी मार्केट कैप्चर की जा सकती है, जो कि उन्होंने कैप्चर की भी और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे बाटा शुमार भी है। तो बाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने, आगे भी कुछ और फैक्ट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब $15 करोड़ का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब करीब $2.25 लाख करोड़, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है, इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है, कुछ और फैक्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं। आज डू यू नो में हम बातचीत करेंगे देश के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर यानी कि अमूल के बारे में। दरअसल अमूल जो है वो एक डोमिनेंट प्लेयर है मिल्क स्पेस में। ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात किया तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से इसका एक फुल फॉर्म बनता है। अमूल जो कि करीब करीब 85% मार्केट शेयर रखता है बटर स्पेस में और करीब करीब 60 से 65% मार्केट शेयर रखता है चीज स्पेस में। इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, पहले तो अमूल गर्ल जो कि इनका एक एडवर्टीजमेंट आइकन है, 57 साल उसकी उम्र है और करीब करीब 1966 से ये जो पूरा कैंपेन था वो लॉन्च हुआ था। कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स की अगर बात की जाए अमूल से रिलेटेड तो करीब करीब रोजाना 4.46 करोड़ लीटर ये मिल्क जो है वो प्रोक्योर करते हैं और इस प्रोक्योरमेंट को अगर फर्दर डाइसेक्ट किया जाए तो रफली 31,000 लीटर पर मिनट यानी करीब करीब 516 लीटर मिल्क पर सेकेंड ये प्रोक्योर करते हैं। तो इस तरह का मेगा साइज अमूल का है, इसीलिए इस तरह की मेगा डोमिनेंस ये कंपनी पूरे स्पेस के अंदर रखती हुई है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अमूल से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। 11 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 55 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, तो लगभग वैसे ही है। अब बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या घट गई है, गिरने वालों की ज़्यादा हो गई। ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ब्रेक लेते हैं छोटा सा। अब ये जिम्मेदारी वीरेंद्र, हर्षदा और अनुज की है कि इसको ऊपर की तरफ ले जाए छोटे से ब्रेक के बाद।